दिए हैं एक तरह से अपनी अंग्रेजियत को थोपने के लिए। तो बदलाव जरूरी है, परंतु भटकाव से बचना भी उतना ही जरूरी है। और हमारे सारे विद्यार्थी, हम सभी आपके इन शब्दों को अपने जीवन में, अपने विभाग के कृतित्व में, अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, जी सर। साकेत जी, एक सेकंड बस आपको रोकूंगा। आदरणीय उमेश जी 12 बजे किसी अन्य कार्यक्रम में उनको जुड़ना है, तो माननीय कुलपति जी से अनुमति है कि एक बार उनका धन्यवाद ज्ञापित कर दें और उनको जाने की अनुमति प्रदान करें। तो व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहुत आभार। जी जी, मैंने कहा कि मैं पूरे समय रहना चाहता था, लेकिन एक कार्यक्रम है जिसके लिए मुझे निकलना है, लेकिन मैं आपको सुनूंगा। आप मतलब आपको सुनने की लालसा रहती है भाई जी? बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भिजवाता। नहीं, आप अभी बोलने वाले नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ, इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ आपका। मैं देख रहा हूँ साकेत जी मुझे बोलने के लिए कहेंगे। नहीं, माननीय कुलपति जी बोलेंगे सर। साकेत जी तुरंत आमंत्रित करें माननीय कुलपति जी। धन्यवाद सर। आप माननीय कुलपति जी को, जैसा उमेश उपाध्याय सर ने कहा, हम सभी भी हमेशा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक विषय पर समान पकड़ रखते हैं और आपकी भाषा की प्रांजलता जो है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरक रहती है। ऐसे हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपसे साग्रह अनुरोध है कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें, हमें कृतार्थ करें। माननीय कुलपति जी। धन्यवाद। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम अध्ययन विभाग के इस गुरुमंत्र श्रृंखला के 6ठे सोपान में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे आदरणीय अग्रज और मुझ पर अत्यंत आत्मीय स्नेह भाव रखने वाले और पत्रकारिता के जगत के, भारत के महत्वपूर्ण न केवल हस्ताक्षर बल्कि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और मित्रों का मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मेरे भाई जैसे मित्र आदरणीय श्री उमेश जी उपाध्याय। मैं स्मरण कर रहा था कि पिछले साल जब कोविड आया था तो मई के इन्हीं दिनों में उमेश जी ने विश्वविद्यालय को हमारे कार्यक्रम में संबोधित किया था। प्रारंभ में हमने जब कोविड का प्रकोप हुआ 2020 में, तो देश के कुछ मित्रों से निवेदन किया था कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को संबोधित करें, तो उमेश जी ने उस समय भी संबोधित किया था। आज भी उमेश जी आए। बलदेव भाई से हम बहुत दिन से चाह रहे थे, कुछ ऐसा संयोग, योगायोग नहीं बन पा रहा था। जैसा भी कहा भी उमेश जी ने, मैं थोड़ा सा पश्चिम में हो जाता हूँ, बुलंदशहर थोड़ा पश्चिम में है, ये दोनों पड़ोसी हैं मथुरा आगरा वाले। दोनों मित्रों का और प्रोफेसर गोपाल रेड्डी जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति हैं, उनका, आप सब शिक्षक साथियों और बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विद्यार्थी मित्रों, सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय नहीं है मीडिया की बदलती भाषा, लेकिन आपने एक बहुत रोचक काम कर दिया है। आपने देखा कि समाहार करते करते उमेश जी ने कहा अब ये कहने की आवश्यकता नहीं रही कि परिवर्तन हुआ है या पराभव हुआ है। मैं तो मीडिया का विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के नाते ये जरूर देख रहा हूँ, दोनों हमारे जो आज के वक्ता थे, दोनों प्रायोगिक व्यावहारिक क्षेत्र में और सैद्धांतिक क्षेत्र में, दोनों में अनुभवी हैं। दोनों के पास व्यवहार का अनुभव भी है, प्रायोगिक क्षेत्र का अनुभव भी है, सिद्धांत का भी उतना ही महत्वपूर्ण अनुभव है। और दोनों को आपने देखा, उनकी शब्दावली भी उतनी ही समृद्ध है, वर्तमान का ज्ञान भी उतना ही विविध है। उस वैविध्य से जुड़ते हुए आपने देखा वो जर्मनी से लेकर और भारत के और विश्व भर के जो पत्र छप रहे हैं उनका उन्होंने वर्णन किया। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ। आज हम करीब 50,000 से अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं देश में। हिंदी पत्रकारिता का ही प्रमुख विषय ज्यादातर उठाया जाता है। माध्यम अध्ययन विभाग इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है और जैसा आदरणीय बलदेव भाई ने कहा, हम इस विभाग के माध्यम से भी और अन्य विभागों में भी विविध आयामों का स्पर्श करते हुए, और मैं गुरुमंत्र श्रृंखला में सचमुच में प्रशांत को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत से आयामों का स्पर्श किया है। टीवी एंकरिंग से लेकर मीडिया की भाषा से लेकर
सबका स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस श्रृंखला को आप काफी दिन तक चलाएंगे और अधिक मित्रों को और अधिक विषय के जानकारों को इस सबसे संयुक्त करेंगे। आज एक और अच्छी बात की, दोनों मित्रों ने बहुत पुराने भारत के श्रेष्ठतम कहे जाने वाले पत्रकारों का उल्लेख भी किया। माधवराव सप्रे का भी किया, बाबूराव विश्वनाथ का भी किया। मैं आज एक पत्रिका पढ़ रहा था, मेरे किसी मित्र हैं संजय द्विवेदी, आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के आजकल डायरेक्टर जनरल है। उन्होंने भी कल मुझे एक पत्रिका भेजी है, मीडिया विमर्श, उसको मैं देख रहा था तो माधवराव सप्रे पर विशेषांक ही उन्होंने प्रकाशित किया है और उसमें भी भाषा का प्रश्न कई जगह उठाया गया है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी और वो ये देखी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्रकारिता पर एक आलेख है। हम में से अभी बलदेव भाई ने उल्लेख किया कि हमारा पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का बड़ा पुराना इतिहास है और राजनीतिक क्षेत्र में मैं मानता हूँ, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के श्रेष्ठतम जितने भी राजनेता थे वो सब पत्रकार थे। गांधी जी पत्रकार थे, तिलक पत्रकार थे, अंबेडकर पत्रकार थे। हमने उनको पत्रकारीय स्वरूप में भी देखा। भाषा की दृष्टि से आज बहुत अच्छी बात यह हुई कि उमेश जी ने प्रारंभ किया रामचंद्र शुक्ल से और हिंदी साहित्य के इतिहास से। मैं उनकी एक और पुस्तक का उल्लेख करता हूँ, चिंतामणि। उनका एक निबंध संग्रह है शुक्ल जी का, चिंतामणि, और वो चिंतामणि में भाषा की शुद्धता के आग्रहों के साथ साथ अनिवार्य नमनीयता की बात भी करते हैं। और वो अनिवार्य नमनीयता, जैसे तुलसी का उल्लेख किया गया, तुलसी अवधि में लिख रहे थे, उसी काल में केशव ने लिखा। केशव को अवधि में उतनी गति नहीं थी जितनी संस्कृत में गति थी। केशव की पुस्तक का नाम है रामचंद्रिका और केशव ने कहा कि भाषा बोलने जाने ही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशव दास। लेकिन जो प्रयोगजन्य भाषा थी उस समय, उसमें लिखना उनके लिए अनिवार्य हुआ। ये इसका अर्थ यह हुआ कि जो पारंपरिकता है भाषा की और वैयाकरणीय शुद्धता के आग्रह हैं और आधुनिकता और समकालीनता की अपेक्षाएं हैं, दोनों में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ना तो पूर्णतया तत्सम शब्दावली के भरोसे रहा जा सकता है, जैसा दोनों मित्रों ने कहा भी कि जहां रेल का प्रयोग होना है वो रेल का प्रयोग किया जाना है, जहां बैंक का प्रयोग किया जाना है बैंक का प्रयोग किया जाना है। मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में उदाहरण है, मैं उनको इकट्ठा करके रखता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि प्रशांत को और इन मित्रों को भेजूंगा पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक साथी अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते ही होंगे, प्रयोग करते ही होंगे कि उन्हें बताएं एक ही विषय को। टेलीग्राफ छपता है और टेलीग्राफ के प्रतिदिन के हेडिंग को एक बार आप देखिए और दिल्ली से छपने वाले अंग्रेजी के समाचार पत्रों के हेडिंग से मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा के आग्रह, शब्दों के प्रयोग केवल और केवल भाषा के अज्ञान आधारित नहीं है, वे राजनीतिक मंतव्यों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। और यदि वो राजनीतिक मंतव्यों द्वारा भी निर्धारित होते हैं तो हमारी प्रस्तुति कैसे होगी यह चिंता का विषय है। और शब्दों के प्रयोग में हमारी असावधानी इस स्तर तक है। विश्वविद्यालय में नया जो सत्र प्रारंभ हुआ तो विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम किया, उसकी खबर छपी है स्थानीय अखबारों में। उसमें जो शीर्षक है और वो लिखा है कि नए विद्यार्थी लिखेंगे सफलता की इबारत, और कॉलम के बाद लिखा है वीसी। अब वीसी अधिक सरल शब्द है, कुलपति कठिन शब्द है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये सामान्य प्रयोग में हमने, और विशेष रूप से कहूं, मैं बड़े साहस से कहना चाहता हूं, आईनेक्स ने ऐसा ये उदाहरण हमारे सामने इंग्लिश का सबको दे दिया। राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने परिपत्र निकाल दिया था, सर्कुलर निकाल दिया था कि इंग्लिश का प्रयोग किया जाए। तो शब्द भाषा के प्रति अज्ञान मात्र विषय नहीं है, एक उपेक्षा का भाव और शुद्धता को कहीं कहीं रूढ़िवादिता समझने का भाव, शुद्धता के आग्रहों को रूढ़िवादी मानने का भाव, प्रगति विरोधी मानने का भाव, पाश्चात्यीकरण को आधुनिकता का पर्याय। कई बार प्रस्तुतियों, जैसा मैंने टेलीग्राफ का उदाहरण दिया, मुझे पुरानी बात याद आती है। बाणभट्ट संस्कृत के बहुत पुराने कवि हुए, कादम्बरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कादम्बरी का उल्लेख किया गया है।
बाणभट्ट का बड़ा उपन्यास है, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है बाणभट्ट ने। और संस्कृत के लोग जो बाणभट्ट का सम्मान करते थे वो कहते थे बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस जगत में जो कुछ भी लिखा जा सकता था वो सब बाण ने लिख दिया है, सब उसका झूठा कर दिया गया है। तो बाणभट्ट का जब अंतिम समय आया वो हर्षवर्धन के राज में थे, जब उनका अंतिम समय आया तो वो एक पुस्तक लिख रहे थे, वो पुस्तक पूरी नहीं हुई थी, तो उनके 2 पुत्र थे, उन्होंने उनसे कहा भाई मेरी बड़ी अंतिम इच्छा ये है इस पुस्तक को पूरा किया जाए। तो पुत्र स्वाभाविक रूप से कहते हैं हाँ साहब मैं आपकी इच्छा को पूरी कर दूंगा। तो उन्होंने एक से कहा भाई सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है, इसको संस्कृत में लिखो। तो पहले पुत्र ने कहा शुष्कः काष्ठः तिष्ठति अग्रे, आगे सूखा काठ खड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, दूसरे से कहा अब आप इसको संस्कृत में बोलो। तो उसने कहा नीरस तरुरिह विलसति पुरतः, आगे एक रसहीन तरु सुशोभित हो रहा है। तो बाणभट्ट ने कहा तुम इस ग्रंथ को पूरा कर सकते हो जिसके लिए सूखा काठ है, उसमें कोई संवेदना नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ भाषा की दृष्टि से भाषा की शुद्धता मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, संवेदना महत्वपूर्ण है। हम उसे किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कहा गया कि एक आतंकवादी घटना के बारे में अभी उल्लेख किया गया, हमारा यह विषय विचार भी साथ साथ भाषा के शब्दों के प्रयोग में संचरित होता है, संप्रेषित होता है, संवाहित होता है कि हम भारत को, भारतीयता को, भारत की सुरक्षा को, परंपरा को, संस्कृति को, समाज को, समुदायों को, पंथों को, व्यक्तियों को, समूहों को किस दृष्टि से देख रहे हैं, उनके साथ हमारी दृष्टि में सहानुभूति कितनी है, समवेदना कितनी है, संबंध कितना है, सामंजस्य कितना है, समन्वय कितना है और संपृक्ति कितनी है, वह भी साथ साथ चलती है। इसलिए हमें शब्दों के, मैं प्राय माध्यम अध्ययन विभाग के कार्यक्रम में कहता रहा हूं, हमारे विद्यार्थियों को, विशेष रूप से माध्यम अध्ययन के विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय का ज्ञान होना है। उन्हें इतिहास भी ठीक से जानना है, उन्हें साहित्य भी ठीक से जानना है, उन्हें भूगोल भी ठीक से जानना है, उन्हें राजनीति भी ठीक से जाननी है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी ठीक से समझना है, उन्हें आर्थिक पक्ष भी समझना है। तभी वह अपने शब्दों के प्रयोग में उपयुक्तता, संगतता, संतुलन और समन्वय बैठा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें शब्दों के प्रयोग में असावधानी, बाद में ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इस शब्द के प्रयोग में हमें खेद है, वो बहुत छोटे में कहीं छापना पड़ेगा, लेकिन उसे छापने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारे शब्द सम्यक हों, समुचित हों और संगत हों, उपयुक्त हों। ये एप्रोप्रिएटनेस जिसे अंग्रेजी वाले बोलते हैं, वो उपयुक्तता इसलिए आवश्यक है। यदि आपकी शब्दावली विस्तृत होगी, यदि आपको प्रत्येक शब्द का मूल व्युत्पत्ति का आभास होगा, वह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, संस्कृत में वैदर्भी रीति के कवि के बारे में कहा जाता है, वो संकेत मात्र से कहता है। संस्कृत का एक कवि कहता, कालिदास का उल्लेख किया गया, महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं, दिलीप, महाराज दिलीप गए हैं वशिष्ठ के आश्रम में और सेवा करते हैं नंदिनी गाय की। तो निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभेयीं सुरभिं यशोभी, दयिता शब्द का प्रयोग किया है। हमारे शिक्षक थे आचार्य रामनाथ सुमन, वो कहते थे दयिता शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए आवश्यक है कि वह अपनी इस धर्मपत्नी में पुत्र की कामना कर रहे, इसलिए दयिता ही आएगा, कोई और धर्मपत्नी शब्द या पत्नी शब्द नहीं आ सकता। इसका अर्थ है शब्द के प्रयोग में समुचितता, संगतता, उपयुक्तता। यह इसलिए आवश्यक है कि वही संप्रेषित हो जो हम संप्रेषित करना चाह रहे हैं। राजनेताओं के साथ प्राय हम देखते हैं, अखबारों में छपता है, टीवी चैनल्स में भी आप इस बात को सुनते हैं, प्राय राजनेता कहते हैं मुझे मेरा अर्थ का अर्थ किया गया, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। ये इसलिए होता है कि बहुत बार उन्हें भी अपने शब्दों के प्रति सावधानी नहीं होती। भाषा के दृष्टि से क्या परिदृश्य बदला है उसे आप मुझसे अधिक जानते हैं। मीडिया के विद्यार्थी निरंतर उसको ध्यान से देख रहे ही होंगे, मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ। हमारे शिक्षक साथी भी आपके साथ उन पर विचार विमर्श करते ही होंगे। मुझे कई बार लगता है हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स में जो कोई एक विषय विशेष आ रहा है उसका एक तुलनात्मक यदि चार्ट बनाते हैं, उससे ही हमें आभास हो जाएगा शब्दों के प्रयोग में असावधानी किस स्तर तक जा रही है। और उसे हमारा विद्यार्थी, मैं प्राय इस बात को रेखांकित करता हूं, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का माध्यम अध्ययन का विद्यार्थी इन सब सूचनाओं को, इन सब गतिविधियों को, इन सब समस्याओं को
अभी समझ लेगा, अभी देख लेगा, अभी जान लेगा। और इतने वरिष्ठ उमेश जी और बलदेव भाई जैसे वरिष्ठ जो इस क्षेत्र के ज्ञात नाम ख्यात नाम व्यक्ति हैं, उनके अनुभव से कुछ पाथेय प्राप्त कर लेगा तो वह एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में, माध्यम अध्ययन के श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के एक श्रेष्ठ राजदूत के रूप में देश भर में, विश्व भर में स्थापित होगा और हम सब की संयुक्त प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करेगा। ऐसी आशा मैं आप सबसे करता हूं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, प्रौद्योगिकी किसी भी दृष्टि से और आधुनिकता का पर्यायवाची होती हुई पाश्चात्यकरण की भावना किसी भी दृष्टि से हमें अपनी आत्मज्ञानी की ओर न ले जाए। आत्माभिमान, भाषाभिमान साथ साथ जीवित रहे, वह तभी संभव है जब हम अपनी भाषा के प्रति सतर्क, सावधान, सचेत होंगे और प्रतिदिन उसके कोश में वृद्धि के प्रति भी जागरूक रहेंगे। हमारी शब्दावली प्रायशः हम ऐसे अंग्रेजी के शब्दों को सुनते हैं जिनको प्रतिदिन नए बारे में सुनने के बाद हम अपने प्रयोग में ले आते हैं। बहुत बार उनके अर्थ से परिचित भी नहीं होते, उनका सही अर्थ क्या है उससे परिचित भी नहीं होते, लेकिन चूंकि और लोग उसको प्रयोग में लाए हुए हैं, बहुत बार फैशन में, अच्छा लगने में भी हम प्रयोग में लाने लगते हैं उन शब्द। ऐसे ही अपनी भाषा के लिए हमारी इतनी संवेदनशीलता नहीं होती। प्राय हम मान लेते हैं कि तो हमारी भाषा, इसे हम जानते ही होंगे, इसे तो हम ठीक ही बोल लेंगे, जबकि बहुत बार आप यदि ध्यान से देखेंगे अंग्रेजी का कोई भी शब्दकोश, मैं इस बात का उल्लेख करता हूं, अंग्रेजी का कोई भी शब्दकोश शेक्सपियर के समय की भाषा को संयुक्त करते हुए भी 10 लाख से अधिक शब्द नहीं बनाता। 10 लाख अधिकतम शब्द है उनके पास, जिसमें वो ग्रीक, लैटिन और बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार कर चुके हैं। जबकि हिंदी का कोई भी शब्दकोश 1 करोड़ शब्द से कम नहीं है, संस्कृत का कोई शब्दकोश 4 करोड़ शब्द से कम नहीं हो सकता। ये करोड़ों शब्दों की शब्दावली में आपको बहुत बार ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके मूल अर्थ को हम नहीं जानते। महाभारत की एक कथा है, आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा है, अज्ञातवास में जब अर्जुन बृहन्नला के रूप धारण किए हुए थे और उत्तर कुमार के साथ विराट नगर में जब उनकी गायों का अपहरण हो गया, युद्ध के लिए गए, तो उत्तर कुमार सेना देखकर कौरवों की लौटने लगे, भागने लगे। तो अर्जुन रथ का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा डरो नहीं, मैं युद्ध में अब इनसे लड़ूंगा। तो उत्तर कुमार ने कहा तुम बृहन्नला हो, तुम रथ चला रहे हो, तुम क्या लड़ोगे? तो कहते हैं मैं तो अर्जुन हूँ, अज्ञातवास का समय पूरा हो रहा है। तो कहते मैं नहीं मानता भाई, ऐसे अर्जुन हो तो जरा नाम बताओ तुम अर्जुन के 12। तो वो अर्जुन के अपने 12 नाम बताते हैं, सव्यसाची, किरीटी, परंतप, गुडाकेश, नाम बताते हैं। अब इसमें क्या है, एक एक शब्द का अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। परंतप शत्रुओं को नष्ट देने वाला है, कष्ट देने वाला है। सव्यसाची बाएं हाथ से भी प्रत्यक्षा का संधान करने वाला है। गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला है। अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ है। भरत भारतवंशी होने के कारण है, पृथा का पुत्र होने के कारण पार्थ है, कुंती का पुत्र होने के कारण कौंतेय है। यदि ऐसे हम समझ जाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा किस शब्द का प्रयोग कहाँ होना आवश्यक है। तो शब्द की व्युत्पत्ति हमारे शिक्षक ने हमको बताया। जब शब्द, हिंदी में एक अच्छी बात है, हिंदी संस्कृत में जब भी आपको शब्द के साथ कोई कठिनाई लगे इसका क्या अर्थ है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में शब्द के पास जाइए। हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई शब्द के पास जाओ, वो स्वयं उसका अर्थ बता देगा, उसकी व्युत्पत्ति में से बहुत कुछ निकल आएगा। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी में आप प्रयोग करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द है संविधान के लिए, एक लेजिस्लेचर एक शब्द है विधायिका के लिए, एक लॉ एक शब्द है विधि के लिए। संस्कृत में विध से सब बन जाएगा, संविधान बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, विधायिका बन जाएगा, सब विध से बन जाएगा, विधि बन जाएगा, सब उसके आसपास बन जाएगा। भाषा की दृष्टि से हिंदी की समृद्धि इस बात में है कि हम संस्कृत से उद्भूत होते हैं। भारत की सारी भाषाएं, भारत की ये भाषाएं भी संस्कृत से उद्भूत होती हैं। जर्मनी में मेरे एक मित्र, हम कुछ खरीदारी कर रहे थे और मेरे मित्र ने उससे जो काउंटर पर लड़की थी उससे पैसे वापस लेने शुरू किए, तो वो गिनने लगी द्वय त्रय, तो मुझसे बोले अरे भाई ये तो आपकी भाषा बोल रही है। मैंने कहा संस्कृत से ही निकली है जर्मन भी, इसलिए वो बोल रही है, आप समझिए। तो संस्कृत की परंपरा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत की भाषाएं सारी संस्कृत से ग्रहण करती हैं, तो संस्कृत की परंपरा, भारत की परंपरा, और जैसा बलदेव भाई ने कहा, मैं निश्चित रूप से इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं, भारत को समझना है तो भारत की भाषाओं को ठीक से समझना, जानना। और हम आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वे